न इंग्लिश आती थी, न ढंग से बोल पाता था, हकलाता था। लोग कहते थे ये कुछ नहीं कर पाएगा। रात को मैं क्रिकेट खेल के घर पे आया, पिताजी ने बुलाया कि भाई थोड़ा काम है, 2 मिनट का मीटिंग करते हैं। मन में कुछ धक धक हो रहा था कि क्या होगा, कल तुमने थोड़ा चीटिंग किया, काम नहीं किया बड़ा। उसके बाद मैंने तय किया कि कैसे भी करके ये बिजनेस को अंदर से देखना है। आज उसी लड़के की मैं कहानी सुनाता हूँ जिसने 0 से 12,000 करोड़ की कंपनी बनाई। मैं बात कर रहा हूँ गोल्डी सोलार की, जो मैं उसका मैनेजिंग डायरेक्टर, फाउंडर हूँ। मगर आज मैं पैसे की बात करने नहीं आया हूँ। आज मैं मेरा अनुभव आपसे शेयर करने आया हूँ। जो अनुभव से आदमी बड़ा बनता है। एजुकेशन जीवन में चाहिए, मगर एजुकेशन से ऊपर क्या है तो आदमी का प्रैक्टिकल अनुभव। मेरे पिताजी पहले फार्मर थे और गाँव से सूरत शहर में आए एज ए वर्कर। उन्होंने अपना जर्नी शुरू किया एक लेबर की तरह से, और वहाँ से लेकर आज उनका भी 18,000 करोड़ का बिजनेस है। कंपनी का नाम है श्री राम कृष्ण एक्सपोर्ट। अभी लोग बोलते हैं SRK एक्सपोर्ट। मैं मेरे पिताजी को मदद करने के लिए उनके साथ में मैं बिजनेस में डायमंड से मैं जुड़ा, और डायमंड जर्नी से मैं आज सोलार तक पहुंचा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरी जर्नी पहले से। मैं स्कूल में था, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, और खेलने कूदने में, फ्रेंडशिप में ज़्यादा इंटरेस्ट था। क्या होने वाला, दुनिया कैसे जिएंगे, कुछ कभी नहीं सोचा था। मगर भगवान की इच्छा जो है वो कैसे रही कि मैं पढ़ते पढ़ते 11 तक मैं पहुंचा। एक दिन मेरा एग्ज़ाम भी था, तो एग्ज़ाम के दिन मैं क्रिकेट खेल रहा था। न मालूम था कि आज एग्ज़ाम है। मेरे सामने वालों ने बोला, पड़ोसी ने आकर, कि भाई आज तू एग्ज़ाम देने नहीं आया। मैंने बोला कि भाई आज एग्ज़ाम था क्या? तो बोले यस आज एग्ज़ाम था। रात को मैं क्रिकेट खेल के घर पे आया, पिताजी ने बुलाया कि भाई थोड़ा काम है, 2 मिनट का मीटिंग करते हैं। मैंने बोला हाँ जी पापा। तो मैं सोचने लगा कि क्यों पिताजी ने आज मेरे को बुलाया होगा, ऐसे सडनली क्या रीज़न है कि मेरे साथ मीटिंग करना चाहते हैं। तो मैं मीटिंग करने पहुंचा। मन में कुछ धक धक हो रहा था कि क्या होगा, क्योंकि मैं पहले से थोड़ा वीक था स्टडी में। तो क्या कुछ डांट लगने वाली, क्या होने वाला है। मैं जैसे उनके रूम में गया, बैठा, उन्होंने स्माइल करके बिठाया और मेरे से बात की, बेटे कल से तुम ऑफिस ज्वाइन करो, फैक्ट्री में सीखने आ जाओ। तो मैं तो एक दो धड़कन मेरा मिस हो गया, अरे क्या हो गया ये। तो दूसरे दिन सुबह में ऑफिस जाना था, फैक्ट्री पे जाना है। कैसी फैक्ट्री, जहाँ मेरे को कोई जानते नहीं है। इतना बड़ा बिजनेस, इतने बड़े फैक्ट्री में जाना है सीखने के लिए, ये छोटी बात नहीं थी। तो पिताजी ने बोला कि कल से तुम्हें जाना है, 7 बजे निकल जाना, 8 बजे फैक्ट्री शुरू होती है। बहुत बड़ी बात थी। तो एक चिट्ठी ला के दी, चिट्ठी बंद थी, लिफाफा में क्या लिखा था वो मालूम नहीं था। उन्होंने बोला ये चिट्ठी को जाकर हेड मैनेजर को देना है। मैं सुबह में गया, रात को बोले कि आपका बाइक था। उस टाइम पर मेरे पास होंडा स्प्लेंडर था, जो उस ज़माने में बहुत अच्छा था। 2 साइलेंसर लगाए थे, जैसे राजा बाबू होता है ना वैसे उसमें लाइट लगाई थी लाल पीली, रूट्स के ऑन थे, एयर ऑन थे। तो आप समझिए मैं घर का राजा बाबू था। ऐसी गाड़ी, ऐसे बाइक, पूरा लाइट, एयर ऑन। तो ये घर का राजा बाबू को एक दिन सडनली पिताजी ने बोला कि भैया बाइक छोड़ के जाना है और कल से एक साइकिल लेके जाना है। तो मेरे को बहुत याद है, 1200 रुपए की मैंने साइकिल जोड़ी थी। 2 घंटे में साइकिल वाले ने साइकिल दे दी। रात को साइकिल आ गई घर पर। सुबह में मैं 7 बजे निकला साइकिल लेकर और फैक्ट्री पे गया। कितना मन में सोच रहा था क्या होगा, कैसे होगा, क्यों पिताजी ने मेरे को साइकिल पे भेजा। ये बहुत एक डर भी था उस टाइम पर। जैसे फैक्ट्री पहुंचा, तो हेड ऑफ मैनेजर कहाँ है, उनके पास गया। तो हेड ऑफ मैनेजर को चिट्ठी दिया।
चिट्ठी खोलने के बाद मैनेजर मेरे सामने देखता रह गया। उस चिट्ठी में क्या लिखा था मेरे को मालूम नहीं था। चिट्ठी में लिखा था कि ये आने वाला शख्स मेरा बेटा है, उस बेटे को ऐसी ट्रेनिंग देनी है जो आम लोगों को जो मिलती है ट्रेनिंग वही आपको देनी है और उसको कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं देनी है। तो मैनेजर ने मेरे सामने देखा और मेरे सामने मुस्कुराया। मुस्कुराने के बाद उन्होंने बोला आइए मेरे साथ में। मैं उनके पीछे-पीछे गया। एक मैनेजर के साथ में जाते वक़्त थोड़ा डर भी था कि क्या होगा अभी? फिर उनके बाद एक भाई से मेरे को मिलाया कि ये लड़का नया-नया आया है, इनको फैक्ट्री में डायमंड मैन्युफैक्चरिंग सीखना है, तो आप सिखा दो। मेरे को एक चेयर दी गई। आप समझ सकते हैं कि फैक्ट्री में चेयर कैसी होती है। जो लड़का अपने फादर की ऑफ़िस में एक अच्छी सुपर फाइन चेयर में बैठा हुआ लड़के को एक साधारण चेयर में जो वर्कर की होती वहाँ जाना और बैठना हुआ। जर्नी शुरू हुई, सीखना शुरू किया। वो मेरे जो गुरु थे वो डायमंड जो सिखाने वाले उनको हम डायमंड वाले गुरु बोलते हैं। तो गुरु से जैसे शिष्य की तरह बिहेव करना था। तो जर्नी शुरू हुई, काम करना शुरू किया। वो गुरु इतने टाइट थे, इतने स्ट्रॉन्ग भी थे कि बीच में ऐसा हुआ कि कभी-कभी डायमंड को सीखते-सीखते गलती भी होती है। उन्होंने वो गरम-गरम डायमंड भी मेरे बॉडी को टच किया 2 बार। वो बहुत अजीब लग रहा था कि भई ये क्या हो रहा है? तो फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसा तो मत कीजिए मेरे के ऊपर। मैंने फिर मैनेजर को रिक्वेस्ट किया, मेरा गुरु चेंज कर दिया। मगर वो भी अनुभव लिया। फिर उसके बाद जो नए गुरु आए उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया, डायमंड सीखा। फिर सीखने के बाद एक दिन सीखते-सीखते क्या हुआ, बारिश का मौसम आया। भाई सेठ का लड़का हो तो क्या हो गया? गुरु शिक्षा शिष्य को लेनी है। तो बारिश में इतने-इतने पानी में ब्राउन वाटर है, इतना गंदा पानी, वो पूरा कीचड़ क्योंकि साल मौसम का पहला 1-2 बारिश में तो पानी बहुत गंदा होता है। साइकिल लेके जाना, साइकिल चलती नहीं, नीचे उतरना पड़ता है, पूरा पैंट गीला, इतना कचरा, उसमें फैक्ट्री पहुँचने का 3 किलोमीटर था घर से, रोज़ साइकिल लेके जाना था। कहाँ बाइक और कहाँ मेरी साइकिल और साइकिल को स्टैंड पार्क करके फिर वॉशरूम में जाना, पूरा क्लीन करना। फर्स्ट टाइम तो ये मालूम नहीं था कि पैंट वॉश करना पड़ेगा। दूसरे दिन तो फिर पैंट एक्स्ट्रा लेके आया, वॉश किया और रूमाल से पोंछा, फिर नया पैंट पहन के हीरा घसना शुरू किया। तो वो वैसे मोड़ से भी गुज़रा, ये ईश्वर ढोलकिया और उससे गुज़रते-गुज़रते फिर गुरु बोलता है, "भाई मेरे लिए सिंग चना लेके आओ।" वापस वो नीचे जाने का, कीचड़ में चलने का और वो 2-5 रुपए का सिंगदान उस टाइम पर बहुत आता था। वो लेके आओ, गुरु को दो। गुरु बोलता है कि नहीं अच्छा लड़के हो, तो सीख लिया। फिर हमारे वहाँ एक सिस्टम था कि मेरे पिताजी, मेरे बड़े पापा 10 डायमंड देते थे कि भाई आप ये डायमंड को रॉ डायमंड देते थे, उसको पूरा प्रोसेस करके उसको रॉ डायमंड को पॉलिश डायमंड करके जाना था। तो लाइफ में सीखना क्या है मित्रों कि डायमंड रॉ होता है। अगर किसी को डायमंड दिख गया तो डायमंड देखेंगे बोले तो पत्थर है, फेंक देंगे। मगर डायमंड को सही तरह उसको तराशना, उसको घिसना, घिसते वक़्त क्या होता है? वो लाल होता है। उसको बहुत गर्मी से उसको बाहर निकलना पड़ेगा। तब जाकर इतनी मुश्किल के बाद वो डायमंड, डायमंड बनता है। तभी ज्वेलरी उसको उसकी वैल्यू करता है, उसकी कीमत होती है। वैसे मेरे जीवन में भी ये हुआ कि मेरे पिताजी ने मेरे को घिसते-घिसते, पॉलिश करते-करते यहाँ तक पहुँचाया और वो पॉलिशिंग ऐसा हुआ कि आज मैं हीरो बन के बाहर निकला। तो वहाँ से फैक्ट्री से निकल कर वो जो 10 डायमंड दिए थे उनको बना के गया फैक्ट्री, पिताजी को दिखाया, उन्होंने किसी मैनेजर को दिखाया। उन्होंने जब सर्टिफ़िकेट दिया कि नहीं ये डायमंड बहुत अच्छी तरह बना है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट डायमंड बना है, तब जाकर मेरा एंट्री फैक्ट्री में हुआ। सॉरी फैक्ट्री से मेरा मेरा वापस ऑफ़िस में मेरा एंट्री हुआ, ऑफ़िस में गया, वहाँ मेरा 6-8 महीना सीखने को मिला। टोटल 1.5 साल तक फैक्ट्री में ट्रेन किया। अब सोचिए एक पैसे वालों का बेटा, उसके घर पर ड्राइवर, नौकर, चाकर, एक से एक बढ़कर गाड़ी। उस टाइम पर
जो भी गाड़ी इंडिया में अवेलेबल थी, सारे बाइक्स हमारे घर पर थे, नौकर-चाकर, कोई कोई दिक्कत नहीं। दुनिया के सारे सुख वहाँ थे, मगर क्या नहीं था? तो एक्सपीरियंस नहीं था, सीखने का था, वो नहीं था मेरे में। तो पिताजी ने, पूरा फैमिली ने सपोर्ट करके मेरे को सिखाया और यहाँ तक पहुँचाया। उसके बाद ऑफ़िस में गए, ऑफ़िस में भी यही मोड रहा कि जाना है, सीखना है। अरे! सेठ का लड़के को तो वहाँ 2 घंटे पहले जाना ऑफ़िस में, गुरु की सेवा करनी है, गुरु का जो टेबल प्लेस है, वो झाड़ू से साफ करना है। डायमंड जब पॉलिशिंग करके फैक्ट्री में आता है, तो उसको एसिड में डालकर बॉयल करना होता है, तब जाकर डायमंड व्हाइट बनता है। तो वो काम भी हमें करना पड़ता था और उसमें वो बॉयल का काम करते-करते डायमंड उबलते-उबलते उसमें थोड़ा टॉक्सिक निकलता था, वो श्वासों में भी जाता था, उधरस भी आती थी, आँख जलती थी, तो वो बड़े मुश्किल काम था। तो आजकल के युवाओं को भी क्या होता है, मुश्किल ही किसी को नहीं में जाना है, सबको ईज़ी चाहिए, ईज़ी से कुछ नहीं मिलेगा। ईज़ी काम करेंगे तो लाइफ में कोई सक्सेस मिलने वाला है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो वहाँ से मैं गुज़रता-गुज़रता मैं ऑफ़िस में पास हो गया। फिर एक दिन ऐसा आया कि भाई आपको अभी रफ़ डायमंड, जो रॉ डायमंड पॉलिश वो लेने के लिए जाना है। तो फिर मेरा हांगकांग में मेरा फर्स्ट टाइम मेरा जाना हुआ। 96 में मैं हांगकांग गया। इंग्लिश आता नहीं था। इतना मुश्किल ही था कि वो इमिग्रेशन वाले क्या पूछेंगे? क्या जवाब दूँगा? मैं हांगकांग गया। पहली मेरी दुनिया से बाहर मीन्स भारत के बाहर जो मेरा पहला विज़िट था वो हांगकांग का था। बड़ी मुश्किल ही, इंग्लिश आता नहीं, मैं गुजराती लोकल लैंग्वेज में मैंने स्टडी किया है। हांगकांग गया, आधे घंटे का इंटरव्यू हुआ, मेरे को एक रूम में ले गए, फिर 1 घंटे के बाद मेरे को 14 डेज़ का वीज़ा मिला, हांगकांग गया, वहाँ से मैं बैंकॉक गया, सिंगापुर गए, मेरा टूर था बिज़नेस का। कुछ लर्निंग सीखने के लिए पिताजी ने भेजा कि आप एक बार फ़ॉरेन का ट्रिप करके आओ, क्योंकि आप फ़ॉरेन जाएँगे तो दुनिया देखोगे तो हमारा इतना बड़ा जो एम्पायर है, उसको आप सँभाल पाओगे। तो वहाँ से आया, फिर इज़राइल गया, एंटवर्प गया, मैं 4 साल इज़राइल और एंटवर्प में रफ़ डायमंड का मैंने परचेज़ किया, बहुत बढ़िया काम किया। वहाँ से लर्निंग लेने के बाद मैं 99 में मैं यूएस गया, हमारा ऑफ़िस वहाँ था। वहाँ मैंने डायमंड और ज्वेलरी बिज़नेस किया। मैं 8 साल अमेरिका रहा और 8 साल में मेरे पास ग्रीन कार्ड भी था। फिर ऐसा एक सोच आया कि मैं क्या इतना छोटा काम करने के लिए मैं आया हूँ? क्योंकि वहाँ पर एक लिमिटेशन हुआ काम करने का, जो क्लाइंट बेस 2000 के बाद पूरा ग्लोबलाइज़ेशन हुआ और इंटरनेट का ज़माना आया। उसके बाद जो न्यूयॉर्क में जो कस्टमर डायमंड लेते थे, वो डायमंड वो लोग ऑनलाइन लेने लगे। तो हमारा ऐसा हो गया कि हम लोग मिडल मैन बन गए, तो बिज़नेस का एक लिमिटेशन आ गया। मैं पिताजी से बात किया और सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरी वाइफ़ का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। 8 साल मेरी वाइफ़ वहाँ रही, ना सास, ना ससुर, ना फैमिली, तो फ्रीडम ज़्यादा है लाइफ़ में। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 8 साल वहाँ रहने के बाद मेरी वाइफ़ को मैंने बोला कि हमें वापस इंडिया जाना है, तुम्हारा ख़्याल क्या है? मेरी वाइफ़ ने 2 मिनट में बोला, आई एम वेरी लकी कि नहीं, हमें इंडिया जाना है, आई एम विथ यू, और मैं बहुत सुखी हूँ और थैंक्स टू हर उन्होंने तुरंत हाँ बोली और मैं इंडिया आने के बाद वापस मैं फादर के साथ में जुड़ा और वापस फादर ने वही वाली बात बोली जो बहुत साल पहले था कि तुम्हें फैक्ट्री में जाके सीखना है। अभी एक सेठ का लड़का अमेरिका में सेठ बना हुआ था, 8 साल काम किया डायमंड ज्वेलरी में। इतने बड़े-बड़े के लोगों के साथ में काम करने के बाद मेरे पिताजी ने और मेरे बड़े पापा ने बोला कि नाउ यू हैव टू लर्न अगेन। बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा काम करने के बाद वापस फैक्ट्री में जाके सीखना है। तो मन, हृदय, जो बुद्धि है ना, वो एक्सेप्ट नहीं करता है। भाई बार-बार सीखने का क्या है? मन को मना लिया, फैक्ट्री दूसरे दिन जॉइन किया। स्टार्ट करने के बाद फैक्ट्री में वापस वो सब लिखना, करना, काम का, क्योंकि जब भी मैं पहले डायमंड फैक्ट्री में सीखा तभी हम लोग छोटा डायमंड हम लोग बनाते थे। उसके बाद हमारी जर्नी जो चेंज हुई और हम बड़े-बड़े डायमंड बनाने लगे और वैसी फैक्ट्री में वापस जाना, सीखना, वापस
जर्नी स्टार्ट किया, 6 महीना सीखा, वापस मैंने ग्रेडिंग सिस्टम किया। एक बात तो भूल गया कहना बीच में कि मैं जब भी अमेरिका था, थैंक्स टू गॉड, मेरा इतना एजुकेशन में रस नहीं था, फिर भी मैं न्यूयॉर्क जाकर मैंने जीआईएम में जैमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका से मैंने डायमंड ग्रेजुएशन किया और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। डायमंड की जर्नी भी बहुत अच्छी रही लाइफ में। फिर 2008 में एक रिसेशन आया, जो वर्ल्ड में सब जगह रिसेशन आया और डायमंड में भयंकर रिसेशन आने से सारी डायमंड कंपनी हिल गई। सब लोगों ने लोगों को घर भेज दिया। लोगों ने ऐसा लगा कि अभी पूरा दुनिया खत्म हो गया। ऐसा डायमंड इंडस्ट्री का माहौल बना। परिवार पूरा एक होके बैठे थे कि अभी क्या करेंगे नेक्स्ट, क्योंकि रिसेशन इतना बड़ा था कि बहुत सब लोग दुखी हो गए थे और जॉइंट फैमिली में रहते हैं, इतना बड़ा परिवार। तो मेरे पिताजी ने, बड़े अंकल ने बोला कि अभी हमें कुछ और बिजनेस में जाना चाहिए, कुछ और सोचना चाहिए कि सब लोग इस बिजनेस में तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैंने हैंड रेस किया कि भाई मेरे को कुछ नया करना है। अभी देखिए मैं इतना जर्नी करके आया था, इतना प्लस माइनस ठोकर खा के आया, इतना सीख के आया था और अनुभव इतना हो गया था। लाइफ में कॉन्फिडेंस आ गया था कि अभी मैं कुछ कर पाऊंगा और नया। तब मैंने 8-10 बिजनेस को मैंने देखा, तलाशा, विजिट किया, फैक्ट्री विजिट किया, सबको मिला, इतना सारा एडवाइस लिया। मगर एक दिन ऐसा आया कि आई वांट टू गो इन रिन्यूएबल सेक्टर, और वो रिन्यूएबल सेक्टर कि जिसमें सोलार मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग से मैंने जर्नी अपना स्टार्ट किया। मेरे भागीदार पार्टनर से सबके साथ मीटिंग हुआ, उन लोगों ने बोला तुम प्रोजेक्ट बनाओ, प्रोजेक्ट बनाया। मैं उनके समक्ष प्रोजेक्ट रखा, मैं फेल हुआ। उन लोगों ने प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये ऐसा कुछ चलने वाला नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। मेरे बड़े पापा जो गोविंद भाई ढोलकिया जी है, उन्होंने बोला कि भाई मैं तुम्हारे साथ में हूँ, चिंता मत करो, वापस दूसरे वीक में, तीसरे वीक में, दूसरी मीटिंग में रखो, पार्टनर मीटिंग में। तो दूसरी मीटिंग में वापस प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया, वापस रिजेक्ट हुआ। फिर वापस मेरे को लगा कि कुछ गलती है जो मेरे को चेंज करना है। वापस मैं एकदम रेडी होके गया, थोड़ा सीख के गया। फिर तीसरी मीटिंग में गया और वापस फेल हुआ। पर एक कॉन्फिडेंस था, क्योंकि बड़े पापा ने सिखाया था कि बार-बार फेल होना वही सक्सेस का रीज़न बनेगा, और ऐसा ही हुआ। चौथी मीटिंग में भगवान की कृपा से सारे पार्टनर मान गए और सोलार मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग की आगे बढ़ने की परमिशन मिल गई और उन्होंने पैसा भी दे दिया कि इतना अमाउंट आपको देते हैं, आप आगे बढ़ो और काम करो। बस वो बात से लेकर आज उसी दिन बड़ा ट्विस्ट आया मेरे लाइफ में, और वो ट्विस्ट था कि खुद को करना था। आगे क्या था, मैं उस दिन से जर्नी शुरू किया। मगर जर्नी शुरू करने से पहले उन्होंने ये बोला कि भाई साहब अभी सब कुछ आपको करना है, अभी इसके बाद आपको एक पैसा भी नहीं मिलेगा, जो करना है आपको खुद को करना है, हम आपको कोई मदद नहीं करेंगे। और मैं चल पड़ा मेरा बैग लेकर। मैं जापान गया, जर्मनी गया, नीदरलैंड गया, पेरिस गया, बेल्जियम गया, और मैंने 7 दिन के अंदर 12 कंट्री का विजिट किया मित्रों, 12 कंट्री। मैं एयरपोर्ट पे सोया, क्योंकि दूसरे दिन सुबह की और फ्लाइट होती है, रात को और फ्लाइट होती है, दिन में 2 फ्लाइट होती है। तो एक-एक फैक्ट्री विजिट करके मैं आगे निकलता था। और इंडिया में उस टाइम पर भी सोलर बिजनेस में लोग आ गए थे, 2-4 लोग थे। उस टाइम पर 1-2 कंपनी बंद भी हो रही थी। तो हमारे बड़े पापा ने बोला कि भाई ये इतना बड़ा कंपनी बंद हो रहा है, तो तुम्हें क्यों वो बिजनेस में जाना है? ज़रा सोच के संभल के जाना। फिर पर मेरा कॉन्फिडेंस था कि नहीं, इसमें ही जाना है, क्योंकि मैं जिन 2 लोगों को मिला ना, वो 2 लोग मेरे को अनसिक्योर कर रहे थे। वो बोले कि इस बिज़नेस में कुछ नहीं है, इसमें 2 टका भी नहीं मिलता है, इसमें मत आना, आपका तो डायमंड का बिज़नेस है, आप तो मिलियनर हो, बिलियनर हो, आपको क्यों इसमें आना है? तब मैं समझा कि वो भैया अनसिक्योर है, इसमें ही कुछ है। तो तब मैंने कॉन्फिडेंस के साथ में इसमें आगे बढ़ने के लिए मैंने जर्नी तय कर ली। उसके बाद मैंने तय किया कि कैसे भी करके ये बिज़नेस को अंदर से देखना है, क्योंकि मेरा भगवान, मैं कभी नो को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। कोई मेरे को बोलेगा कि नो ये नहीं हो सकता, मैं पहले चैलेंज लेता हूँ। क्यों? क्योंकि नो शब्द ही मेरे लिए एनर्जी लाती है, क्योंकि लाइफ में कुछ ऐसा है ही नहीं
मैं आप सारे प्रेक्षकों को यही बोलना चाहता हूं कि नो शब्द जब भी लाइफ में आता है तो आप उसमें डीप ड्राइव करो, कुछ उधर पड़ा है, और नो के सामने यस करना वही लाइफ का जीत है, वही लाइफ का सक्सेस है। क्योंकि लोग का काम है कि डिमोरलाइज करना, मगर उसमें हमें हारना नहीं है, हमें जीतने के लिए काम करना है। क्योंकि एक बड़ा बिजनेसमैन जब भी कोई काम करता है तो इतने सारे लोगों को जॉब देता है, इतने सारे लोगों के घर पर अन्न जाता है भाई। और यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट लाइफ में। पैसा कमाना खाली वो बड़ी बात नहीं है, मगर पैसे के साथ में शांति, सुकून। लाइफ में यहां से सुकून मिलता है, सुख यहां से। लोग समझते गाड़ी में है, बंगला में है, घर में है। हाँ, लोग ये भी बोलेंगे कि आपके पास इतना सारा पैसा इसलिए आप बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, मैं जीरो से आज हीरो बना। हीरो किसने बनाया? लोगों ने बनाया। हीरो मेरे को बनना था, मगर मैंने काम किया, हार्डवर्क किया, मेहनत किया, सबको रिस्पेक्ट दिया, सबको एक साथ में लेके मैं आगे बढ़ा तो हीरो बना। तो आप भी हीरो बन सकते हो। उसके लिए मैं जो बोल रहा हूं, जो मैं आपको मेरा जीवन जीने का, बिजनेस करने का जो जड़ी बूटी दे रहा हूं, उसको आपको सोच में लाकर उसको काम करना पड़ेगा, तब जाकर आप भी सक्सेस हो गए। तो बात आई कि 2008 के बाद सोलर में मैं तो घुसा। उसके बाद फैक्ट्री भी देखा, मैंने मशीन सप्लायर को मैंने पकड़ा। मैंने बोला कोई फैक्ट्री दिखाता नहीं इंडिया में, तो क्या करेंगे? तो मशीन सप्लायर को बोला, भाई साहब आपकी मशीन कहाँ लगी है, ये बताइए। बात करता हूँ नो की। सब लोगों ने बोला फैक्ट्री नहीं दिखाते। तो सोच आई, प्रॉब्लम इज ए प्रोग्रेस। प्रॉब्लम जो आया कि कोई फैक्ट्री नहीं दिखाता है, तो सोचा, बैठा कि क्या करे। तो प्रॉब्लम इज ए प्रोग्रेस। और प्रोग्रेस क्या हुआ कि हमने मशीन मैन्युफैक्चरर को पकड़ा। उन्होंने हमें 2-4 फैक्ट्री दिखाने का वादा किया। मशीन देखे, उनकी प्रोडक्ट कहाँ लगी है, उनके पास गए तो वहाँ कितना जनरेशन आ रहा है, 25 साल का जो जिम्मेदारी लेना है प्रोडक्ट का, वो कैसे होगा। वो इतना अच्छी तरह हम देख के आ रहा है और हमें कॉन्फिडेंस है कि नहीं, ये काम कर सकते हैं और भारत में नंबर 1 काम करना है। उस मिशन के साथ जो नो था ना, नो शब्द, उसको साथ में लेकर जर्नी शुरू किया। और वाई इंडिया, मैंने उस दिन ये भी सोचा, रिन्यूएबल सेक्टर भारत में बूमिंग होने वाला है। और अच्छी बात क्या कि पूरे विश्व की जो नजर है वो भारत के ऊपर है, क्योंकि चाइना के बाद भारत ही इतना बड़ा पॉपुलेशन देश है और युवा देश है कि इसमें बड़ा काम होने वाला है। आप देखेंगे अमेरिका के और यूरोप को, वहां पर युवा इतने नहीं है, तो कैसे मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो अभी दूसरी नजर सबकी भारत के ऊपर है। तो दोस्तों, आज गोल्डी सोलर का 0 एम्प्लॉयमेंट से लेकर आज 10,000 लोगों का फैमिली को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। तब आप देखेंगे कि 2011 में मैंने 10 मेगावाट से ये जर्नी स्टार्ट की थी, और आज भगवान की कृपा से और सबकी मेहनत से आज 15.2 गीगावाट तक आज हम पहुंच गए हैं, और सबको स्किल्ड करके यहाँ पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात क्या कि आज कंपनी की वैल्यू 12,000 करोड़ के ऊपर की है। और ये सब भगवान की कृपा, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद और हम सबकी मेहनत का ये रिजल्ट है। और ये जर्नी यहाँ रुकती नहीं है, ये जर्नी कंटिन्यू आगे है। और मित्रों, मैं आपको एक खुश खबर देना चाहता हूँ इस जोश टॉक के माध्यम से। आप लोग सब लोग मेरे को सुन रहे हैं। इस देश के जो रिन्यूएबल सेक्टर का जो मिशन है, उसमें गोल्डी सोलर तो खरा काम कर रहा है, मगर अगर आप सब इंटरेस्टेड है इस देश के मिशन को काम करने के लिए, मैं आप सबको इनवाइट करता हूं। आप गुजरात, सूरत आइए, हमारी कंपनी को ज्वाइन कीजिए। जिसको काम की भूख है, जिसको कुछ करना है देश के लिए, अपने फैमिली के लिए, परिवार के लिए, और रिन्यूएबल सेक्टर में काम करना, वो देश सेवा ही है। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो 16 साल की उम्र में मैंने जो जर्नी स्टार्ट किया, इसका 30 साल हुआ। मैं आपको 3 डायमंड पॉइंट देता हूं जो आपके जीवन में मेरा अनुभव के आपको काम आएगा। उसमें सबसे पहली बात है कि आपकी क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि क्वालिटी बनाएंगे तो लोग आपको ढूंढते न भारत, पूरा विश्व के लोग आपके पास आएंगे। दूसरी बात, आपका मार्केटिंग। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, मार्केटिंग इतना बढ़िया कीजिए आप कि आपको लोग ढूंढते आए। और तीसरा, कोई उसका ऑप्शन नहीं है, मात्र हार्डवर्क एंड हार्डवर्क, और कोई ऑप्शन नहीं। तो 3 टिप्स 30 साल की।
मित्रों, तो मैंने ये 3 पॉइंट से आज 12,000 करोड़ की कंपनी बनाई, तो आप भी इस 3 पॉइंट को फॉलो करके 12,000 से भी ज्यादा की बड़ी कंपनी बना सकते हो। जरूरत है अपने आप पर विश्वास करो। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। भारत माता की जय।